बच्चों, आज हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने कॉपी में हेडिंग लिखनी है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। इन्हें हम गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे मुख्य परंपरागत स्रोत हैं, जैसे जीवाश्मी ईंधन हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत संयंत्र हो गया, उससे ये अलग हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ी है क्योंकि मुख्यतः जो जीवाश्मी ईंधन है, जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी में किसी भी दिन समाप्त हो सकता है। वह ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। क्योंकि ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा है, इसकी पूर्ण आपूर्ति करने के लिए हम केवल ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं, इसलिए वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता पड़ी है। इसमें सबसे पहला जो आपने लिखना है वो है सौर ऊर्जा। सौर का मतलब आप समझते हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ये ऊर्जा किस रूप में मिलती है हमें? ये ऊर्जा हमें विकिरण के रूप में मिलती है, यानी सूर्य द्वारा आने वाली किरणों को हम विकिरण कहते हैं। तो इन विकिरणों के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा के कुछ विशिष्ट तरीकों से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है, आप देखेंगे सौर कुकर। आपने इसका चित्र भी बनाना है। सौर कुकर का चित्र अगर आप देखें तो ये एक बॉक्स है, जिस बॉक्स को चारों तरफ से ब्लैक रंग से, काले रंग से इसका पेंट किया जाता है, लेकिन जो इसमें परावर्तक पृष्ठ होता है वो हमेशा श्वेत रंग में किया जाता है। ठीक है, बाहर की पूरी बॉडी वैसे ब्लैक होगी, यहाँ अंदर भी आप देखेंगे कि ब्लैक है। यहाँ पर आप देखेंगे दर्पण लगा है, और ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर भी एक दर्पण लगा होता है। सूर्य की किरणें जब इस सतह पर दर्पण से टकराती हैं तो यहाँ टकराने के बाद वो सीधा बॉक्स के सतह पर लगे एक और दर्पण से टकराती हैं। ठीक है, जिससे इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ भोजन, जो ये बॉक्स है, इस चैम्बर के अंदर धीरे धीरे ऊष्मा बढ़ने लगती है और जो इसके अंदर भोजन रखा जाता है वो पक जाता है। हालांकि सौर कुकर में हर प्रकार का व्यंजन नहीं बनाया जा सकता है। इनमें साधारण चावल पकाना, दूध गर्म करना, दाल उबालना या फिर सिंपल चीज़ें इसमें बनाई जा सकती हैं। पानी गर्म करना, वो सारे काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं। तो आपने इसमें लिखना है सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे इनका ताप बढ़ जाता है। सूर्य की किरणों में वैसे ही बहुत ताप होता है और दर्पणों की सहायता से ये एक ही जगह पर गिरती हैं, तो ये बिल्कुल इसी जगह पर गिरेंगे जहाँ पर भोजन रखा गया है। तो यहाँ जो भोजन है इसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। सौर कुकरों में कांच की शीट का ढक्कन होता है, तो इसकी सहायता से भोजन को यहाँ पर गर्म करके पकाया जा सकता है। इसके बाद जो सेकंड है वो है सौर सेल। ठीक है, सेकंड आपका जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करके बनाया जाने वाला है वो है सौर सेल। तो सौर सेल के लिए आपने पॉइंट में लिखना है, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी भी प्रारूपी सौर सेल से 0.5 से लेकर 1.0 वोल्ट तक की विद्युत ऊर्जा विकसित की जा सकती है। इसी के साथ जो विद्युत उत्पन्न की जाती है वो कम से कम 0.7 वाट की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जब ऐसे ही छोटे छोटे सेलों को बहुत ज़्यादा संख्या में संयोजित किया जाता है, यानी अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इस पूरी व्यवस्था को सौर पैनल कहते हैं। तो अधिकतर हम एक सौर सेल से कुछ भी नहीं उपयोग करते हैं, इसके लिए हमें पूरा का पूरा सौर पैनल ही लगाया हुआ चाहिए होता है। यहाँ पर आप चित्र देखेंगे सौर पैनल का है। तो ये जो पूरा पैनल है, ये बॉक्स जो दिख रहा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सौर सेल्स लगे होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि एक सौर सेल में बहुत ही कम मात्रा की विद्युत उत्पन्न हो रही है, इसलिए बहुत सारे सौर सेलों को लगाया जाता है, जिसे हम सौर पैनल कहते हैं। सौर सेल में आपने उसके बारे में लिखने के बाद आपने लाभ लिखना है, हेडिंग, और इसके लाभ लिखने हैं। पहला लाभ है, इनमें कोई भी गतिमान ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इनमें कोई भी गतिमान यानी कोई भी मैकेनिकल या गतिज ऊर्जा करने वाली कोई भी मशीनरी इसमें लगी नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है, इनका रखरखाव सस्ता है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट है, ये बिना किसी फोकसन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। सौर कुकर में हमने देखा वहाँ फोकस किया जाता है सूर्य की किरणों को, यहाँ पर इस तरह की किसी भी युक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट आपने लिखना है, सौर सेलों का उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है, जहां विद्युत किन्हीं कारणों से विद्युत लाइनें नहीं बिछ सकती हैं या नहीं पहुंचाई जा सकती, वहां भी इनको बहुत आसानी से स्थापित किया जाता है। इसके बाद है इसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है, आपने हेडिंग लिखनी है सीमा, यानी कुछ कमियां हैं। तो वो कमी क्या है, आपने फर्स्ट कमी यही लिखनी है। फर्स्ट है सबसे पहली, सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। हमारी पृथ्वी में सिलिकॉन भरपूर मात्रा में है, लेकिन वो सिलिकॉन जिसकी सहायता से सौर सेल बनाए जाते हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा है, सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है। तो क्यों महंगी है उसका कारण यहाँ दे रखा है कि इसके पैनल को बनाने के लिए सिल्वर यानी चांदी का उपयोग होता है, जिससे इसकी दर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तीसरा यहाँ पर नहीं लिखा है, आपने लिखना है वो तीसरा सीमा जो कमी है उसकी यह है, ये केवल अधिक धूप वाले दिन या जब धूप होती है तभी ये बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है या वर्षा का मौसम है तो वहाँ पर सौर पैनल उतने अच्छे से कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूरज की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वो उन्हें प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें ये सारा सौर ऊर्जा के बारे में था। नेक्स्ट है समुद्रों से ऊर्जा। इसका सबसे पहला वाला है, सबसे पहली हेडिंग है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा हम देख रहे हैं समुद्रों से है, तो यानी समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसकी सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो बिल्कुल आपने यही लिखना है, ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से, हमें यहाँ पे हटा दीजिएगा, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जल स्तर कभी नीचे रहता है, जब चांद पृथ्वी के नज़दीक आता है या चांद काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कि पूर्णमासी के समय ऐसा हो सकता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के थोड़ा निकट आ जाता है, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है, ये जल स्तर है वो उठने लगता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो जल है वो चांद की ओर आकर्षित होता है और ये उठने लगता है। तो इसी प्रकार से ज्वार भाटा आता है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बना करके किया जा सकता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन को विद्युत ऊर्जा, जो ज्वारीय ऊर्जा है वो उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से टरबाइन वाला सिस्टम आपको पहले ही बताया जा चुका है। इसकी सबसे बड़ी सीमा या कमी जो हम कह सकते हैं वो यही है कि इस प्रकार के बांध निर्मित किया जा सकने वाले स्थान सीमित है, यानी हर जगह पर इतना उच्च ज्वार भाटा नहीं उत्पन्न होता कि हम उसकी ऊर्जा से, उसकी गतिज ऊर्जा से टरबाइन को घुमा सकें। ऐसा हर जगह नहीं होता। और चूंकि हमने देखा कि ज्वार भाटा हमेशा भी नहीं आता है, तो भी ये इसकी एक सबसे बड़ी कमी है कि हम इसको कार्य करवाना है वो उतना दक्षतापूर्ण नहीं होता है। सेकंड है तरंग ऊर्जा। तो समुद्रों में उत्पन्न होने वाली तरंगों से, विशाल तरंगों से भी की गतिज ऊर्जा से भी बिल्कुल उसी प्रकार टरबाइन घुमा करके और उसके बाद डायनामो की सहायता से, जनरेटर की सहायता से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। अपने पूरा लिखना है यहाँ पर तक। पवन तरंगे उत्पन्न करती है। तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यावहारिक उपयोग हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ पर तक इसकी सीमा है। अगेन इसकी भी आप देखेंगे तो कमी लगभग वही है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कि तरंग ऊर्जा वहीं पर व्यावहारिक उपयोग हो सकती है जहाँ पर तरंगे अत्यंत प्रबल हो, यानी हर महासागर में ऐसा नहीं होगा या हर जगह पर तरंगे बहुत ज़्यादा नहीं उछलती है। ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तरंगे ऊँची उठती है, तो वहीं पर ये तरंग ऊर्जा का उपयोग विद्युत बनाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट महासागर या समुद्रीय ऊर्जा में है महासागरीय तापीय ऊर्जा। आप यहाँ पे शब्द देखेंगे तापीय। तापीय का मतलब है ताप यानी गर्मी, यानी ऊष्मा के द्वारा ही ये ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा गर्म हो जाता है। जब इनकी गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है तो ताप के इस अंतर का उपयोग करके, देखिए ऊपर वाली सतह में सूरज की किरणें पड़ेंगी तो उसका तापमान बढ़ेगा, जबकि नीचे वाले जो महासागर हैं वो बहुत गहरे होते हैं, नीचे वाली सतह का तापमान बहुत ज़्यादा
कम रहेगा। यहाँ और ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों में क्या होता है, तापमान में अंतर होता है। इसी अंतर का उपयोग करके महासागरीय या फिर सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र वहाँ पर लगाया जा सकता है, जिसकी सहायता से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये महासागर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के बारे में था। इतना काम आपने आज की डेट में कॉपी में कंप्लीट करना है।